आज बात करते हैं इंटरनेट के अगले पड़ाव की, वेब 3। हम सब वेब 2.0 में जी रहे हैं, जहां फेसबुक और गूगल का राज है। लेकिन अब एक नए इंटरनेट की बात हो रही है, एक ऐसा इंटरनेट जो डिसेंट्रलाइज्ड होगा, जहां कंट्रोल यूजर्स के हाथ में होगा। हमारे पास इन्वेस्टोपीडिया और AWS जैसे सोर्सेज हैं, कॉइनडेस्क और जेमिनी जैसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और आज हम इसी वेब 3 की पहेली को परत दर परत खुलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मिशन है इस बज़वर्ड के पीछे की हकीकत को समझना। ये क्या है, ये काम कैसे करता है, और क्या ये वाकई इंटरनेट को बदल सकता है? इसे समझने का एक बहुत दिलचस्प तरीका है। अगर हम सोचें कि वेब 1.0 ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों जैसा था, अच्छा, जो आप सिर्फ देख सकते थे। अच्छा। और वेब 2.0 मान लीजिए रंगीन या 3D फिल्मों का दौर है। तो वेब 3.0 वो मेटावर्स में एक इमर्सिव एक्सपीरियंस जैसा होगा, जहां आप उस फिल्म का हिस्सा भी बन सकते हैं और उसके कुछ हिस्सों के मालिक भी। हाँ, मतलब वेब 1.0 था सिर्फ पढ़ने वाला, वेब 2.0 बना पढ़ने लिखने वाला, और वेब 3 का वादा है पढ़ने, लिखने और मालिक बनने का। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। हाँ। ये मालिक बनने वाली बात बहुत बड़ी है। हाँ। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। मुझे याद है वेब 1.0, हाँ। वो एक डिजिटल लाइब्रेरी जैसा था, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। आप पढ़ सकते थे, जानकारी ले सकते थे, पर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। एग्जैक्टली। वेब 1.0 जो तकरीबन 1990 से 2005 तक चला, उसे स्टैटिक वेब कहते थे। वेबसाइटें HTML में बनी हुए, मतलब स्टैटिक पेज होते थे। जैसे किसी पिज्जा पार्लर की वेबसाइट पर सिर्फ मेन्यू और पता होता था। आप उसे देख के फोन करते थे। वेबसाइट पर आप कुछ कर नहीं सकते थे, आप सिर्फ एक कंज्यूमर थे। और फिर आया वेब 2.0 और सब कुछ बदल गया। अचानक हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन गया। ब्लॉग्स, फेसबुक, यूट्यूब। हाँ, वेब 2.0 सोशल वेब या रीड राइट वेब था। इसकी जान थी इंटरैक्टिविटी और यूजर जनरेटेड कंटेंट। राइट। अब आप उसी पिज्जा वेबसाइट से सीधे पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं, उस पर रिव्यू लिख सकते हैं, उसकी फोटो इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। मोबाइल इंटरनेट और सोशल नेटवर्क्स ने इसे हर किसी की जेब तक पहुंचा दिया। लेकिन इस आवाज की एक कीमत थी। वेब 2.0 ने हमें आवाज तो दी, लेकिन उस आवाज और हमारी डेटा की कीमत पर कुछ कंपनियां दुनिया की सबसे अमीर कंपनियां बन गई। कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे स्कैंडल ने दिखा दिया कि जब प्रोडक्ट मुफ्त होता है तो असल में हम ही प्रोडक्ट होते हैं। लगता है इसी भरोसे की कमी से वेब 3 का जन्म हुआ। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वेब 2.0 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। हमारा सारा डेटा, हमारी तस्वीरें, हमारे मैसेज, हमारी पसंद नापसंद, वो सब मेटा, गूगल, अमेज़न जैसी कुछ कंपनियों के सर्वर्स पर बंद है। वो इस डेटा का इस्तेमाल हमें विज्ञापन दिखाने और पैसा कमाने के लिए करते हैं। वेब 3 इसी मॉडल को तोड़ने का एक प्रयास है। तो वेब 3 का मूल मंत्र है डिसेंट्रलाइजेशन। ये शब्द सुनने में जितना आता है उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। इसका असल में मतलब क्या है? कैसे कोई चीज बिना किसी एक मालिक या सेंट्रल सर्वर के चल सकती है? चलिए इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। वेब 3 की रीड है ब्लॉकचेन, है ना? राइट। ब्लॉकचेन तो उसे मोहल्ले की सबसे भरोसेमंद पंचायत समझिए। वेब 2.0 में अगर कोई लेन देन होता है तो वो बैंक जैसी एक सेंट्रल संस्था की डायरी में लिखा जाता है। ठीक है। अगर उस डायरी में कोई गड़बड़ कर दे तो सब गड़बड़। हाँ। अब पंचायत वाले सिस्टम में, मतलब ब्लॉकचेन में, जब कोई लेन देन होता है तो वो सिर्फ एक डायरी में नहीं लिखा जाता, बल्कि सबकी डायरी में लिखा जाता है। एग्जैक्टली। पंचायत के हर सदस्य की डायरी में। अब कोई एक सदस्य अपनी डायरी में हेरफेर नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी सबकी डायरी में सच लिखा है और वो पकड़ा जाएगा। ब्लॉकचेन यही काम डिजिटल दुनिया में हजारों लाखों कंप्यूटर के साथ करता है। वाह, ये एक कमाल का एक्सप्लेनेशन है। तो इसी वजह से इसे ट्रस्टलेस और परमिशनलेस भी कहते हैं। वैसे ये ट्रस्टलेस शब्द सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है, जैसे इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, ये एक कॉमन कंफ्यूजन है। ट्रस्टलेस का मतलब ये नहीं कि सिस्टम भरोसे के लायक नहीं है। इसका मतलब है कि आपको किसी इंसान या कंपनी पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। आपको बैंक पर भरोसा करना पड़ता है कि वो आपका पैसा सुरक्षित रखेगा, है ना? वेब 3 में भरोसा कोड पर होता है, नियम। वो गणित और क्रिप्टोग्राफी में लिखे होते हैं, जो धोखाधड़ी को लगभग नामुमकिन बना देते हैं। और परमिशनलेस? परमिशनलेस का मतलब है कि कोई भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। आपको किसी की इजाजत नहीं चाहिए।
एग्जैक्टली क्योंकि सिस्टम किसी एक कंपनी का नहीं है, तो आप टोकन या क्रिप्टो करेंसी के जरिए उसमें हिस्सेदार बन सकते हैं। आप अपने डेटा को खुद कंट्रोल और मोनेटाइज कर सकते हैं। आप सिर्फ एक यूजर नहीं बल्कि नेटवर्क के मालिक का एक छोटा सा हिस्सा हैं। ठीक है, थियोरी तो समझ आ गई, डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन, ओनरशिप, लेकिन ये सब सुनने में अभी भी थोड़ी हवाई बातें लग रही हैं। क्या आज कुछ ऐसा है जिसे मैं या कोई और इस्तेमाल कर सकता है जो Web3 पर बना हो? नहीं, ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, ये आज हो रहा है। इसके कई उदाहरण हैं। जैसे? सबसे बेसिक लेवल पर हैं डी एप्स, यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। ये एप्स किसी एक कंपनी के सर्वर पर नहीं चलते, जैसे कि ब्रेव ब्राउजर। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। जो आपकी प्राइवेसी को प्राथमिकता देता है और आपको विज्ञापन देखने के लिए क्रिप्टो टोकन में पेमेंट भी करता है। या फिर ओपनसी है, जो NFTs खरीदने और बेचने का सबसे बड़ा बाजार है। अच्छा, तो एप्स तो हैं, लेकिन मैंने सुना है कि ये तकनीक सिर्फ ऐप से आगे बढ़कर पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को, बिना बैंकों के, चुनौती दे रही है। क्या DeFi वही चीज है? हाँ, DeFi यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का लक्ष्य यही है। DeFi पारंपरिक बैंकों और फाइनेंशियल संस्थाओं को हटाकर एक पीयर टू पीयर सिस्टम बनाना चाहता है। मेरा बैंक एक दिन कोड की कुछ लाइन से रिप्लेस हो सकता है? थियोरेटिकली हाँ, आप किसी बैंक के बिना कर्ज ले सकते हैं, दे सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सब कुछ ब्लॉकचेन पर चलने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए होता है। तो कोई बैंक मैनेजर नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, सिर्फ कोड। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और मैंने डाउस के बारे में भी सुना है, एक कंपनी जिसमें कोई बॉस या CEO नहीं होता। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। पर यह हकीकत है। डाउस यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस इसी दिशा में एक प्रयोग है। ये इंटरनेट पर रहने वाले ऐसे संगठन हैं जिन्हें कम्युनिटी चलाती है। कम्युनिटी? हाँ, नियम कोड में लिखे होते हैं और सभी बड़े फैसले सदस्य अपने टोकन के जरिए वोट करके लेते हैं। कोई बॉस नहीं, कोई CEO नहीं, सिर्फ कम्युनिटी। रुकिए, ये तो कमाल का आइडिया है। क्या सच में कोई बड़ी कंपनी ऐसे चल सकती है? और फिर NFTs हैं जो पिछले कुछ समय से हर जगह छाए हुए हैं, वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? NFTs यानी नॉन फंजिबल टोकन इस मालिक बनने वाले पजल का एक बहुत जरूरी टुकड़ा है। ये डिजिटल दुनिया में किसी भी चीज जैसे आर्ट, म्यूजिक, गेम का कोई आइटम के मालिकाना हक का एक पक्का सबूत है। ये ब्लॉकचेन पर दर्ज होते हैं, इसलिए उन्हें कॉपी या नकली नहीं बनाया जा सकता। यही NFTs मेटावर्स जैसी वर्चुअल दुनिया की नींव रखते हैं, जहां आपकी डिजिटल संपत्ति सच में आपकी होती है। तो अगर मैं सब कुछ जोड़कर देखूं, तो DApps, DeFi, DAOs, NFTs, ये सब मिलकर एक डिजिटल स्वर्ग जैसा लगता है, जहां पूरा कंट्रोल यूजर के हाथ में है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। बिल्कुल। इसकी आलोचना क्यों होती है? मुझे याद है ट्विटर के पूर्व CEO जैक डोर्सी ने कहा था, Web3 के मालिक आप नहीं बल्कि VCs हैं। हाँ, और ये Web3 की सबसे बड़ी और जायज आलोचनाओं में से एक है। तो क्या ये सिर्फ एक नया मुखौटा पहने हुए केंद्रीकरण है? देखिए, जैक डोर्सी और कई दूसरे आलोचकों का यही कहना है कि Web3 के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को बड़े बड़े वेंचर कैपिटल फंड्स ने फाइनेंस किया है। उनके पास बहुत बड़ी संख्या में टोकन है, जिसका मतलब है कि नेटवर्क पर उनका प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम गूगल और फेसबुक के कंट्रोल से निकलकर कुछ VCs के कंट्रोल में जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और एलॉन मस्क जैसे लोगों ने तो इसे एक मार्केटिंग बज़वर्ड तक कह दिया है। हाँ, क्योंकि अभी ये अपनी शुरुआती अवस्था में है, तो प्रचार ज्यादा और हकीकत कम लग सकती है। इसके अलावा गंभीर तकनीकी चुनौतियां भी हैं, जैसे स्केलेबिलिटी की समस्या। कई ब्लॉकचेन नेटवर्क्स बहुत धीमे और महंगे हो सकते हैं। वीजा 1 सेकंड में हजारों ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सकता है, जबकि कई ब्लॉकचेन सिर्फ मुट्ठी भर ही कर पाते हैं। और पर्यावरण को लेकर भी चिंताएं हैं ना? बिटकॉइन माइनिंग की ऊर्जा खपत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। बिल्कुल। बिटकॉइन जैसे पुराने ब्लॉकचेन जो प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज्यादा बिजली की खपत करते हैं। हालांकि लेकिन नए वाले बेहतर हैं। हाँ, अब इथीरियम जैसे नए और ज्यादातर नए ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक जैसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम पर चले गए हैं, लेकिन ये चिंता अभी भी बनी हुई है। और एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। आज भी कितने लोग क्रिप्टो वॉलेट सेट करना और अपनी प्राइवेट कीज को संभालना जानते हैं? ये एक बहुत बड़ी बाधा है। एक गलती और आपकी सारी डिजिटल संपत्ति हमेशा के लिए गायब हो सकती है।
वेब 2.0 की सफलता का एक कारण ये कहा कि वो बहुत आसान था। जीमेल अकाउंट बनाना बहुत आसान है, एक क्रिप्टो वॉलेट बनाना और उसे सुरक्षित रखना उतना आसान नहीं है। तो शायद भविष्य में अचानक कोई स्विच नहीं होगा, बल्कि एक धीमी गति से बदलाव आएगा। मैंने वेब 2.5 का भी जिक्र सुना है। ये एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। वेब 2.5 एक तरह का ट्रांजिशन फेज है, एक पुल। इसमें वेब 2.0 की कंपनियां धीरे धीरे वेब 3 की तकनीकों को अपना रही हैं। अच्छा, मतलब वो भी इस बदलाव को देख रही हैं। हाँ, वे पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं हो रही है, लेकिन इसके कुछ हिस्सों को अपने मौजूदा प्लेटफॉर्म में जोड़ रही हैं। जैसे रेडिट ने अपने प्लेटफॉर्म पर NFT अवतार लॉन्च किए। ओके। या इंस्टाग्राम ने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके क्रिएटर्स को NFTs बनाने की सुविधा दी। ये पुराने और नए इंटरनेट का मेल है। तो आज हमने वेब 1.0 के सिर्फ पढ़ने वाले दौर से लेकर वेब 2.0 के कॉर्पोरेट नियंत्रित पढ़ने लिखने वाले दौर और वेब 3 के पढ़ने लिखने मालिक बनने के विजन तक का सफर तय किया। ये साफ है कि ये कोई जादुई समाधान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा भविष्य है जो अभी बन रहा है, जिसमें अपार संभावनाएं और उतनी ही बड़ी बाधाएं दोनों हैं। बिल्कुल। और जैसे कि वेब 3 की एक आलोचक मॉली वाइट कहती हैं, आप तब तक नहीं जानते कि ये क्या है जब तक ये वास्तव में हो नहीं जाता। वेब 3 किसी एक तकनीक से ज्यादा ये विकेंद्रीकरण और उपयोगकर्ता स्वामित्व जैसे सिद्धांतों का एक समूह है। इसका असली रूप क्या होगा और क्या ये अपने वादों पर खरा उतर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वेब 2.0 ने हमारे सामाजिक संबंधों को, हमारी दोस्ती और हमारे विचारों को एक प्रोडक्ट बना दिया। अब जब हम वेब 3 के बारे में सोचते हैं तो ये सवाल उठता है, हमारे जीवन के कौन से नए पहलू, जैसे हमारी डिजिटल पहचान, हमारी बनाई हुई कला या हमारे शासन करने का तरीका, संपत्ति या एसेट में बदल सकते हैं जिन्हें खरीदा और बेचा जा सकेगा। और जब हर चीज पर एक कीमत का टैग लग जाएगा तो इंसान होने का क्या मतलब रह जाएगा?